वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हरिहर काका, और हमने ये देखा कि किस प्रकार से हरिहर काका को पहले अगवा कर लेते हैं ठाकुर बाड़ी के महंत साधु संत, और उसके बाद उनके भाई भी उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और जो ठाकुर बाड़ी है वहाँ का दृश्य भी बहुत बदल जाता है। वहाँ पर खुखार तरह के लोग वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, बहुत ही बड़े बड़े पहलवान रहने शुरू कर देते हैं, डाकू किस्म के लोग ठाकुर बाड़ी में रहना शुरू कर देते हैं। और जो हरिहर काका हैं उनके बारे में ये कहा जाने लगा, वो थोड़े से जो भोले भाले किसान थे उसकी अपेक्षा अब वो चतुर हो गए थे। उनको पता लग गया था कि महंत भी और उनके घर वाले भी उनके साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके नाम उनकी जमीन है, और दोनों ही उनकी जमीन के लिए ही उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, चाहे उनके भाई हैं चाहे महंत है। और जब उनके भाई उन भाइयों के साथ वो रहने लगे, जब उनको महंत के चंगुल से निकाल दिया गया, तो उनके भाइयों ने भी उनके साथ रहते हुए उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अपनी जमीन उनके नाम पर कर दे या उनके भाइयों के जो बच्चे हैं उनके नाम पर कर दे। लेकिन जो हरिहर काका है उनको इस बात का विश्वास नहीं हुआ किस प्रकार से उन पर दबाव डाला जा रहा है। और एक रात क्या हुआ कि जो उनके भाई हैं उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया, भयंकर उनके साथ भयंकर या विकराल रूप धारण कर लिया, क्योंकि उनके भाइयों ने क्या किया, उनको उनके साथ वही व्यवहार किया जो महंत ने उनके साथ किया था। जबरदस्ती उनसे अंगूठे के निशान ले लिए और ये कहा कि जो इस पर अंगूठे के निशान लगाओ नहीं तो वो उनको जान से मार देंगे। लेकिन हरिहर काका ने यहाँ पे शोर मचाया जिसके कारण लोग इकट्ठे हो गए, और अगर लोग ना आते तो क्या होता, तो हरिहर काका को उनके भाई उस वक्त मार ही देते। लेकिन तब तक हरिहर काका को ये पता चल गया था कि वो अपनी जमीन किसी को भी नहीं देंगे। वहां पर हरिहर काका ये याद करते हैं कि रमेश्वर की विधवा की बात याद करते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो विधवा है उसका बुरा हाल हुआ था जब उसने अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम या रमेश्वर के भाई के नाम शुरू कर दी थी। अब हरिहर काका के साथ जो मारपीट की गई थी उससे हरिहर काका बच तो गए थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अपने भाइयों के प्रति जो है ये बहुत ही अपने भाइयों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। अब ठाकुर यहाँ पर आकर हरिहर काका को ये लगने लगा था कि जो भाई हैं और जो महंत हैं ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के इंसान हैं, मतलब ये दोनों ही उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ जमीन के लिए ही पड़े हुए हैं। और भाइयों के द्वारा भी महंत वाला रूप ही धारण किया गया, लेकिन यहाँ पर बंधन मुक्त करवा लिए गए हरिहर काका, क्योंकि ऐन वक्त पर लोग आ गए थे उस समय और लोगों ने और पुलिस ने उनको बचा लिया। पुलिस कैसे आई? पुलिस ऐसे आई कि जो महंत था उसको इस बात की भनक लग गई कि हरिहर काका के साथ उनके जो भाई हैं वो बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो महंत ने क्या किया, महंत वहां पर पुलिस लेकर आ गया और जो हरिहर काका हैं उनको बंधन मुक्त कर दिया गया। और अब हरिहर काका के पास हर वक्त पुलिस की सुरक्षा रहती थी। और इस प्रकार से भाइयों ने उनके साथ जो जुल्म और अत्याचार किया और जबरदस्ती उनसे अंगूठे के निशान भी ले लिए थे। अब जो है हरिहर काका बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे और वहां उस समय वो बेहोश भी हो गए थे वहां पर जब उनके साथ उनके भाइयों ने बुरा व्यवहार किया। अब ये जो घटना है हरिहर काका के साथ घटी थी उनके भाइयों के द्वारा, ये अब तक की घटी सबसे ही अंतिम घटना थी। इसके बाद उनके साथ कोई ऐसा घटना नहीं हुई और इस घटना के बाद अपने परिवार से बिल्कुल अलग रहने लगे, घर में ही रहने लगे लेकिन अलग रहने लगे बिल्कुल जहां बाहर रहते थे। अब उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के जवान उनको मिल गए थे, 4 पुलिस जवान उनको मिल गए थे। और भाइयों ने भी और जो महंत हैं उन्होंने भी ये काफी प्रयास किया था कि पुलिस की सुरक्षा हरिहर काका को मिलनी चाहिए, क्योंकि भाइयों को डर था कि हरिहर काका को महंत कोई नुकसान ना पहुंचाए और महंत को ये डर था कि उनके भाई उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। और हरिहर काका जो है ये पुलिस की सुरक्षा में रहने लगे। अब पुलिस उनके पास हमेशा ही रहने लगी, दिन रात पुलिस की पहरादारी उनके साथ होने लगी। और इस समय अगर वो रह भी रहे थे पुलिस की
निगरानी में, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश नहीं थे। लेकिन इस समय क्या होता है कि जो एक नेता है वो उस समय हरिहर काका के पास पहुंच जाते हैं। अब नेता का अपना ही स्वार्थ होता है, नेता को लगता है कि ये जमीन के लिए दो जाने आपस में लड़ रहे हैं, अब क्यों ना मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो लूं। अब वो अपना फायदा देने करवाने के लिए हरिहर काका के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हरिहर काका, आप ना तो जमीन महंत को दो, ना ही अपने भाइयों को दो, आप ऐसा करो कि ये जमीन पर हम हरिहर उच्च विद्यालय नाम का एक हाई स्कूल खोल लेंगे, जिससे आपका नाम अमर हो जाएगा। लेकिन अब हरिहर काका बहुत ही समझदार हो गए थे, उन पर कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था और जो नेता है उसको निराश होकर लौटना पड़ा। अब इतना कुछ होने के बाद जो हरिहर काका का गांव है, उस गांव में चर्चा का मेन मुद्दा, जो जो कुछ भी किसी भी विषय का जो मेन मुद्दा बातचीत का क्या होने लगा, हरिहर काका। चाहे वो आंगन, खेत, खलिहान, जहां भी हो, हर जगह हरिहर काका की बातें ही होने लगी। लोगों को लगा कि ये महंत के नाम हो गई है, ये भाइयों के नाम हो गई हैं, जबरदस्ती उनके अंगूठे लिखवा लिए गए हैं। जिसको जो कुछ भी जानकारी कहीं से भी मिलती, वो अपनी पूरी की पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाने लगा, चाहे वो सच है चाहे वो झूठ है। और लोगों के बीच बहस छिड़ने लग पड़ी हरिहर काका को लेकर कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कानून कैसा है, कानून में ये लिखा है, कानून में वो लिखा है। और जितनी जानकारी उनको होती उससे कई गुना ज्यादा जानकारी वो उगल देते, बता देते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हरिहर काका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हरिहर काका ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्यों किया ऐसा। अब इस जो किसको मिलेगी ये जमीन, लोगों को एक मुद्दा मिल गया था बातचीत करने का। अब आशंकाएं बनी हुई थी, रहस्य बना हुआ था। क्यों रहस्य बना हुआ था? क्योंकि जो जमीन है उस पर हरिहर काका के भाइयों ने भी जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया था और महंत ने भी लगवा लिया था। और ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने क्या क्या बातचीत की, क्या क्या बातचीत वो करते थे, ये बात बिजली की तरह पूरे गांव में फैल जाती थी। बेटा दिलप्रीत म्यूट कीजिए। बिजली की तरह पूरे गांव में फैल जाती थी, चाहे खबर झूठी हो चाहे सच्ची हो, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। छोटी सी बात होती थी उस पर लोग बढ़ा चढ़ा कर उस पर बातचीत करते थे। जिसको जो खबर मिलती थी वो उसको और कई गुना बढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर आगे बढ़ा देता था। अब वो कौन कौन सी खबरें थी जो पूरे गांव में फैल रही थी, वो कैसी खबरें थी? एक खबर ये आती थी कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि काश उन्होंने अंगूठे के निशान लेने के बाद हरिहर काका को उसी वक्त मार दिया होता। अब चाहे उन्होंने कही है चाहे नहीं कही, लेकिन लोग इस बारे में बातचीत करने लगे। अब एक तरफ से दूसरी खबर क्या आने लगी कि हरिहर काका अगर मरेंगे तो उनको अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी और ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके भाइयों के बीच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब एक तीसरी खबर एक और आती है। तीसरी खबर ये आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। और क्या तैयारी कर रहे हैं? वो ये तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने उस इलाके के एक मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों के बारे में बातचीत कर ली है। उन्होंने कहा कि बुटन सिंह एक डाकू है, वो क्या करता है, वो किसी भी जमीन को उसके हक, जो भी उसका हकदार होता है उस तक पहुंचा देता है, या जो कुछ भी जैसे डाकू लोग काम करते हैं वैसा एक डाकू के साथ उन्होंने बातचीत की कि जो डाकू बुटन सिंह हमारा साथ देगा वो क्या करेगा, वो ये 15 बीघे जमीन हमारे नाम कर देगा। उसके बदले में क्या लेगा? उसके बदले में 5 बीघे जो जमीन है वो बुटन सिंह ले लेगा। और उनके भाई कहते हैं कि ठीक है, अगर वो 5 बीघे जमीन ले भी लेगा तो 10 बीघे तो हमें मिलेगी ना। तो वो ये बात भी गांव के लोगों के बीच में मुद्दा बन गई थी कि ऐसी बात हुई है। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए थे। बुटन डाकू था जिसने इससे पहले भी इस तरह के लोगों के बीच में आपस में अगर कोई लड़ाई हो जाती थी तो इस तरह के झगड़े बुटन डाकू ने निपटाए थे। इसीलिए हरिहर काका के लोग बुटन के पास, हरिहर काका के जो भाई हैं वो बुटन के पास चले गए। ये गए हैं कि नहीं है ये अभी पता नहीं है, लेकिन लोग आपस में ये बात कर रहे हैं। पूरे गांव में उसके नाम की तूती बोलती है। तूती बोलना बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, जो बहुत फेमस होता है व्यक्ति, उसके बारे में उसकी बहुत प्रसिद्धि है। और पूरे गांव में जो बुटन डाकू है उसके नाम की तूती बोलती है। सबको पता है कि ये जो काम करेगा वो सही करेगा, सही करेगा कि जो इसके पास अगर हम अपनी समस्या लेकर जाएंगे तो ये हमारी समस्या का निपटारा कर देगा।
अब एक चौथी खबर क्या आती है कि जो महंत जी ने निर्णय ले लिया कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। अब एक खबर और आती है कि अगर हरिहर काका की मृत्यु हो जाती है तो महंत क्या करेंगे, पूरे देश में से जितने भी साधु संत हैं उनको वहां पे बुलाएंगे कि अब वहां पे बुलाकर उनके अंतिम संस्कार में जाएंगे ताकि जो हरिहर काका की जमीन उनके नाम है उस पर कोई बात हो सके। अब हरिहर काका को लेकर इतनी सारी बातों को लेकर ये सारा बाजार गर्म रहता है। पूरे गांव में हरिहर काका की इन्हीं बातों की चर्चा होती है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। महंत जी ने ये कहा, उनके भाइयों ने ये कहा, जो कुछ भी उनकी प्लानिंग वो कर रहे थे, चाहे वो थोड़ी सी कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में नमक मिर्च लगाकर गांव के लोग आपस में बातचीत करने लगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया था। आच्छादित होता है भर जाना, जैसे आकाश में बादल छाए हुए हैं, आच्छादित है, बादलों से भरा हुआ है। तो पूरे गांव में इन खबरों की, ये जो रहस्यमय खबरें हैं, जो भयानक खबरें हैं, इनसे गांव में ये सारी खबरें फैल गई थी। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा था। सबके मन में यह बात है कि हरिहर काका कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं। अब सबके मन में यह बात है कि हरिहर काका की तो उम्र हो चुकी है, वो अमृत तो पीकर आए नहीं है, वो अमर तो है नहीं, एक ना एक दिन तो वो जरूर मरेंगे। और जिस दिन वो मरेंगे उस दिन क्या होगा, एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही है। फिर वह एक भयंकर तूफान की चपेट में ये सारा गांव आ जाएगा, पूरे गांव के लोग उसके चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हो गई उस दिन महंत और उनके भाइयों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा। उस समय क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। प्रतीक्षा किस बात की है, प्रतीक्षा इस बात की है कि हरहरी काका की अगर मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। अगर हम उसको कहें कि नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन इसको झुठला कर भी उसके आगमन को तो नहीं टाल सकते ना, क्योंकि एक ना एक दिन तो हरिहर काका की मृत्यु होनी ही होनी है। अब उस समय क्या होगा, इस बात को लेकर लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लोगों के मन में डर का माहौल है। गांव के लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा वक्त आएगा जब हरिहर काका की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, और पूरे गांव के लोग डरे हुए हैं। ये तो हुई गांव के लोगों की बात। अब देखो हरिहर काका का क्या हाल है। अब हम अपनी एंड में आ गए हैं, जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। शुरू में हमने देखा था ना कि लेखक हरिहर काका से मिलने गया, लेकिन वो मौन थे। अब हम वहां पे आ गए हैं कि वो मौन थे, और हरिहर काका की क्या स्थिति है, उस व्यक्ति की, अकेले व्यक्ति की क्या स्थिति होगी जो अपने मन की बात किसी को कह नहीं पा रहा है। वो क्या करे उस समय, उसकी जमीन के कागजात अंगूठे पर, उसके अंगूठे के जबरदस्ती निशान दोनों ने ले लिए हैं, और एक अकेला असहाय व्यक्ति उस समय क्या कर सकता है। उसकी जगह पर अपने आप को एक बार रख के देखें हम, तो वो क्या करेगा, एक मौन ही तो रह सकता है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल मौन होकर अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। अब उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। अब घर से भी वो खाना नहीं खा रहे हैं, उनके भाई भाभी भी उनको नहीं पूछ रहे हैं। अब उन्होंने एक नौकर रख लिया है, क्योंकि जमीन तो उनके पास बहुत सारी है। अब उन्होंने नौकर रख लिया है जो उनको 2 टाइम खाना बना भी देता है और खा भी लेता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे। देखो उनके पास इतनी जमीन थी कि वो चाहे तो ऐश परस्ती का जीवन भी व्यतीत कर सकते थे, क्योंकि वो जिंदा है अभी। बेशक उन्होंने अंगूठा लगा दिया है, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो बिल्कुल मौन हो गए हैं। वो उन्होंने मौज मस्ती की जिंदगी भी नहीं अपनाई, और वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। ये बिल्कुल निराशा की स्थिति में वो चले गए हैं। बहुत उनके मन को इस बात का बहुत आघात लगा है, बहुत धक्का लगा है, और वो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई बात कहो, कोई कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं, देखा करते हैं। अगर वो बैठ जाते हैं तो अपनी खुली आंखों से आकाश को देखते हैं और बिल्कुल मौन रहते हैं, कोई बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। गांव के पास हरिहर काका ही एक टॉपिक है बात करने का, लेकिन हरिहर काका के पास अब कोई भी बात
बात नहीं है कि वो दूसरों से कह सकें, लेकिन क्योंकि लोगों को तो पहले ही पता है, लोग तो उल जलूल जो बातें हैं उस पर विश्वास करते जा रहे हैं, जो कुछ भी उनको कहा जा रहा है। लेकिन हरिहर काका के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। अब जहां हरिहर काका रह रहे हैं वहां पे पुलिस के जवान मुस्तैद कर दिए गए हैं। अब वो उनको खर्च कौन दे रहा है? उनको खर्च हरिहर काका की जमीन से मिल रहा है, जो जमीन उनके नाम है। उस कमाई पर जो पुलिस के जवान है वो खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। जिसका धन है, हरिहर काका की वो जमीन है, लेकिन वो उपास कर रहे हैं, वो कुछ भी मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, अपनी जिंदगी एकांत में व्यतीत कर रहे हैं। और खाने वाले करे विलास, जो खा रहे हैं, जो पुलिसकर्मी खा रहे हैं, उनकी जायदाद में जो पहरा दे रहे हैं वहां पे, वो उनकी इस धन संपदा पर ऐश कर रहे हैं। ये भी एक मुहावरा है, जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। कि जिसका धन है वो तो धन का उपयोग कुछ कर नहीं रहा है, और दूसरे उनकी उस धन पर मौज मस्ती कर रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। अब तक उन पुलिस वालों ने जो कुछ नहीं खाया था, जो मिष्ठान नहीं खाए थे, वो अब मौज मस्ती से खा रहे हैं, क्योंकि अब तो उनको सब कुछ फ्री का मिल रहा है। अब तो सारा कुछ हरिहर काका के द्वारा ही दिया जा रहा है, क्योंकि वो हरिहर काका की सुरक्षा कर रहे हैं। ये कहानी है, हमने अब तक ये कहानी पढ़ी है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अब ये कहानी ऐसी है जिसे पढ़कर हमें ये लगता है कि समाज में जितने भी रिश्ते हैं वो स्वार्थ पर आधारित हैं। हर व्यक्ति अगर वो परिवार में रहता है तो इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो भी स्वार्थ पर आधारित हैं। वो भी आजकल जो परिवार के रिश्ते हैं, भाई बहन है, ये स्वार्थ के लिए रिश्ते निभा रहे हैं। कैसे? महंत ने हरिहर काका की आवभगत इसलिए की क्योंकि वे उनकी जमीन हड़पना चाहता था। तो हरिहर काका को लगा कि उनका परिवार उनके साथ होगा। लेकिन हरिहर काका के भाइयों ने भी जब दोबारा उनकी बेइज्जती की, उनके साथ बुरा व्यवहार किया, तो उनको ये लगा कि धन दौलत के आगे खून के रिश्ते भी फीके पड़ने लगते हैं। अब इस कहानी की शिक्षा क्या है? इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि धन दौलत को यहाँ पर रिश्ते नातों से ऊपर रखा गया है। अब यहाँ पे ये उक्ति बिल्कुल सिद्ध बैठती है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। तो ये कहानी हमने आज कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको ये कहानी, ये चैप्टर समझ आ गया होगा।